तो बात को ख़त्म करते हैं और आगे चलते हैं हम लोग। जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे कंप्लीट तो हुआ नहीं है, उसको कंप्लीट करना है आज। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब हम लोग वेस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं तो उसमें और क्या क्या है। इस वेस्टर्न कोस्ट के बारे में हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं कि कैसे बना ये, इसके फीचर्स क्या हैं, यहाँ इसको कैसे अलग अलग कोस्ट में डिवाइड किया गया है, अलग अलग तट में बांटा गया है, क्यों बांटा गया है, क्यों नाम उसका अलग अलग है। अब इन क्षेत्रों में कुछ जियोग्राफिकल फीचर्स है या जियोग्राफिकल रिलीफ है, उसके बारे में भी जानना हमारे लिए अनिवार्य है। तो सबसे पहले ये है कि यहाँ पे सागर के जल, समुद्री जल भी कुछ आकृति या रिलीफ बनाती है, जिसको कहा जाता है लैगून या बैक वाटर। अभी क्या है इसको समझ लेना है, लैगून क्या है और बैक वाटर क्या है। याद रखिए, इस क्षेत्र का जो सबसे पॉपुलर लैगून है या बैक वाटर है वो है बेम्बानाड, BEMBANAD। ये आपसे पूछा जा सकता है कि बेम्बानाड कहाँ है। केरल में है बेम्बानाड। और एक और है उसका नाम है अष्टमुडी, ASTAMUDI, अष्टमुडी। पश्चिमी तट का ये दो मेजर लैगून या बैक वाटर। इसी तरह से आप अगर पूर्वी तट में चले जाएं तो उड़ीसा में है चिल्का, और आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है पुलिकट। चिल्का और पुलिकट ये भी लैगून है, और यहाँ पे भी दो लैगून है। ये लैगून क्या है और बैक वाटर क्या है, इसको थोड़ा सा हमको समझ लेना है। और आपसे ये सवाल ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बेम्बानाड कहाँ पे है, बेम्बानाड लैगून कहाँ पे है, या बेम्बानाड बैक वाटर क्या है। तो थोड़ा सा इसमें अंतर ये है लैगून और बैक वाटर में कि मान लो किसी भी जगह पे, अगर मान लो ये कोस्टल रीजन है, ये तटीय क्षेत्र है, अब यहाँ पे सागर का जल आ रहा है, समझ ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सागर का जल आ रहा है और आने के बाद इस क्षेत्र में फैल जा रहा है। फैलने के बाद क्या हो रहा है कि सागर का कुछ जल, ओशन का कुछ वाटर इसी में बचे रह जा रहा है, और ये क्षेत्र वापस कुछ पानी इधर वापस चले आ रहा है। तो जो पानी उधर रह गया शेष, एक सीमा के बाद इस एरिया में बचे रह गया, उसको हम बैक वाटर कहते हैं। इसी को हम बैक वाटर कहते हैं। होना क्या चाहिए था कि अगर सागर की लहर उठी, लहर उठा और तरंग उठा और यहाँ पे आया, तो आने के बाद फिर वापस आ जाता है। आप सागर के किनारे जाएंगे तो लहर आएगा, पानी उसकी आई तट के किनारे, और फिर उसके बाद वो वापस कम बैक कर जाती है, वापस चली जाती है। लेकिन कुछ जल राशि इस एरिया में बचे रह जाता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि ये एरिया थोड़ा सा मुख्य सतह से निम्न होगा, यानी कि जो सतह की औसत ऊंचाई होगी उस औसत ऊंचाई से थोड़ी सी गहरी होगी। इसीलिए तो इसमें जब पानी जाता है तो कुछ पानी इसी में रह जाता है, बाकी पानी वापस चले जाता है। तो इस तरह से अगर समझा जाए तो बैक वाटर वो है जिसका मुख समुद्र से या सागर से के तरफ खुला हुआ होता है, जिसमें पानी जाता है और आते रहता है। इसको हम कहते हैं बैक वाटर। अगर इसी बैक वाटर का मुख डिपोजिशन के कारण, निक्षेप के कारण ये भर जाए, बंद हो जाए, तो हम उसको कहते हैं लैगून। तो लैगून यानी कि मान लो कि इधर से सागर का जल गया, इधर से गया, ये एरिया में सागर का जल आ गया, ये एरिया में सागर का जल आ गया। अब यहाँ पे पानी सब प्रवेश कर गया, लेकिन कालांतर में क्या देखते हैं कि इन्हीं सागर के डिपोजिशन के कारण ये धीरे धीरे इसका मुंह बंद हो गया, यानी सागर से इसका संबंध विच्छेद हो गया, ये अलग हो गया। तो
ये जो एरिया, ये जो जल जमा हुआ, इसको हम कहते हैं लैगून। यानी लैगून में भी क्या होता है, ओशन का ही जल होता है, सागर का ही जल होता है, और बैक वाटर में भी होता है। तो बैक वाटर ये है कि उसका पानी कभी ना कभी आता जाता रहता है, और लैगून क्या है, डिस्कनेक्ट हो जाता है सागर से, क्लोज हो जाता है उसका मुंह। लेकिन कोई कोई लैगून ऐसा भी है जिसका मुंह सागर की तरफ खुल जाता है, कभी बंद हो जाता है अपर्दन के डिपोजिशन के कारण, और कभी अपर्दन के कारण या तेज लहर के कारण ये मुंह खुल भी जाता है और इसमें पुनः पानी प्रवेश कर जाता है। तो थोड़ा सा माइनर अंतर होता है लैगून और बैक वाटर में। आपसे सवाल यही पूछा जा सकता है कि लैगून क्या है, बैक वाटर क्या है, कौन से लैगून या कौन सा बैक वाटर केरल में है, कौन सा तमिलनाडु आंध्रा के बॉर्डर पे है, कौन सा उड़ीसा में। समझ में आया? याद रखिएगा कि केरल में इसी बैक वाटर और लैगून को कयाल भी कहा जाता है। कयाल, KAYAL, कयाल, इसे कयाल भी कहा जाता है। तो कयाल क्या है, लैगून क्या है, बैक वाटर क्या है, कौन से लैगून क्या, कौन से बैक वाटर केरल में पाए जाते हैं, कौन से तमिलनाडु में और कौन से उड़ीसा में। पूर्वी तट जब हम पढ़ेंगे तो इधर के बारे में अलग से पढ़ेंगे, उसकी बात हम अलग से जानेंगे। समझ में आया? इसी तरह से पश्चिमी तट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसके विशेषताओं की जब चर्चा कर रहे हैं तो एक और बात हमको ध्यान में रखना है। पश्चिमी तट में नदियां एस्चुअरी बनाती हैं और पूर्वी तट में डेल्टा बनाती है। अब ये डेल्टा क्या होता है, एस्चुअरी क्या होता है, ये भी हमको समझ लेना है। अक्सर आपसे सवाल पूछा जाता है कि एस्चुअरी कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी तट, पूर्वी तट, या एस्चुअरी क्या होता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझना पड़ेगा कि एस्चुअरी क्या है और डेल्टा क्या है। ESTOURY, एस्चुअरी, हिंदी में इसको कहा जाता है, इसका टर्म है ज्वार नद मुख, ज्वार नद, ESTOURY, TAESTOURY, इसका हिंदी का मतलब होता है ज्वार नद मुख, ज्वार नद मुख, यानी वो पॉइंट जहां पे सागर का ज्वार भी पहुंचता है और नदी का मुख भी हो, उस पॉइंट को एस्चुअरी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे सागर का जल भी पहुंचता है और यहाँ पे रिवर वाटर भी पहुंचता है। अब इससे क्या होगा, सोचो। सपोज अगर आप वेस्ट टू ईस्ट की ओर जितनी भी नदियां जा रही है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, ये सारी नदियां एस्चुअरी बनाती है। इसको आप मान लो ये नर्मदा है, ये ताप्ती है। अब ये दोनों के दोनों नदियां यहाँ पे एस्चुअरी बनाती हैं, न कि डेल्टा बनाती है। तो दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो वेस्ट टू ईस्ट जितनी भी नदियां आती हैं, ये सब के सब डेल्टा बनाती हैं। क्या गोदावरी, क्या कृष्णा, क्या कावेरी, ये सब डेल्टा बनाती है। ऐसे इस तरह से डेल्टा बनाती है। तो ये डेल्टा और एस्चुअरी में क्या अंतर है? एस्चुअरी का मतलब होता है हिंदी में ज्वार नद मुख, यानी कि ज्वार का भी मुख है, नदी का भी मुख है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी डिपोजिशन नहीं होता है। अगर नदी अपने साथ मलबा लेकर के भी आती है तो यहाँ पे डिपोजिट नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती होगी? क्योंकि यहाँ पे सागर का ज्वार आता है और उसको लेकर के वापस चले जाता है। दूसरी ओर डेल्टा में क्या देखते हैं कि नदियां अपने, अगर हम देखें तो शिशु अवस्था से किशोरावस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था में आते आते, ओल्ड एज में आते आते, वो अपने साथ इतना मटेरियल कैरी करती है, इतना अवसाद लेकर के आती है कि यहाँ पे मुख पर आते आते सुस्त हो जाती है, अपने भार से ही बोझिल हो जाती है और तट के किनारे किनारे डिपोजिट करना शुरू कर देती है। इस तरह से डिपोजिट करना शुरू कर देती है और यहाँ पे एक जमाव हो जाता है अवसादों का,
और वो जमाव परत दर परत होता रहता है। इसी को कहा जाता है डेल्टा। यानी कि डेल्टा एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है जो नदियों के मुख पर निर्मित होता है, जैसे गंगा का डेल्टा है ना, ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो एक डेल्टा एक डिपोजिशनल फॉर्म है। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो पूरब से पश्चिम बह रही है वो डेल्टा नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती है? तो ज्वार वहां पे पहुंच जाता है। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्यों यहाँ पे डेल्टा बनता है, यहाँ पे नहीं बनता है? यहाँ पर भी तो सागर है, यहाँ पर भी तो सागर है, यहाँ पे क्यों नहीं बनता है? यहाँ पे क्यों बनता है डेल्टा और यहाँ क्यों नहीं बनता है? यहाँ पे क्यों एस्चुरी नहीं बनता है, यहाँ पे ही क्यों बनता है? ये सवाल भी थोड़ा सा सोचनीय है। इस पे हमको थोड़ा सा तार्किक दृष्टिकोण से देखना होगा कि कारण क्या है, वजह क्या है। तो इसका वजह हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे डेल्टा क्यों बनता है और यहाँ पे एस्चुरी क्यों बनता है। एस्चुरी क्या है समझ में आ गया, डेल्टा क्या है समझ में आ गया। रिप्लाई करो। इतना देर क्यों लगता है तुम लोग को रिप्लाई करने में? कहीं और चले जाते हो क्या? ठीक है, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि क्यों बनता है यहाँ पे एस्चुरी, यहाँ क्यों नहीं बनता है, यहाँ क्यों डेल्टा बनता है, यहाँ क्यों एस्चुरी, यहाँ क्यों नहीं बनता है। तो दिक्कत यह है कि दरअसल यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वेस्टर्न कोस्ट या वेस्टर्न घाट से नदियां जब आती है, सपोज ये सब वेस्टर्न घाट का एरिया, नदियां जब आती है तो यहाँ से सीधे गिरती है धरातल पर, यहाँ पे धरातल पर गिरती है। गिरने के साथ क्या करती है कि वो उसका एक तो रफ्तार बहुत तेज होता है। जब वो घाट को अपरदित करते हुए, इरोजन करते हुए नीचे गिरती है, तो नीचे गिरने के साथ उसका प्रवाह बहुत तेज होता है। तो रास्ते में जो भी मलबा लेकर के आती है वो यहाँ पे स्टोर नहीं कर पाती है। दूसरी ओर यहाँ पे सागर का जल भी आता है और उसको खींच करके अंदर लेकर के चले जाता है। तो इसलिए यहाँ पर एक तो पश्चिमी घाट के कटाव के कारण, कटाव करते हुए जब वो नीचे गिरती है, मलबा लेकर के आती है तेज प्रवाह के साथ, और सागर उसको कैरी करके अंदर लेके चले जाता है। इसलिए यहाँ पे डेल्टा नहीं बनता, यहाँ पे एस्चुरी बनता है। दूसरी ओर यहाँ की स्थिति कुछ और है। यहाँ की स्थिति यह है कि ये जो नदियां हैं ये सदा नीरा नदियां हैं जो शुरू से ही प्रवाहित हो रही है, और ये अपने साथ ये जब पूरब की ओर प्रवाहित हो रही है तो पश्चिमी घाट का भी अपर्दन करते हुए आई है। और ये पश्चिमी घाट से ऊपर से नहीं गिरती है जैसा ये गिरता है। ये क्या की है कि घाट को काट करके सतह के बराबर लाती है, इसीलिए इसको कोई हडल नहीं मिलता और मलबा लेकर के धीरे 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 यहाँ पे आते हुए किनारे में जमा करते हुए चली जाती है, और इसलिए यहाँ पर डेल्टा बनता है। अगर ये भी नदी पूर्वी घाट से नीचे गिरती जैसे पश्चिमी घाट में गिर रही है तो उसका प्रवाह तेज हो जाता, तो जो भी मलबा है वो सागर में चले जाता है। लेकिन ये सुस्त हो जा रही है, यहाँ पे आते आते वृद्धावस्था में पहुंच जाती है नदी। अपने साथ मलबा लेकर के, भार लेकर के इतना आती है कि बेचारे धीरे धीरे ला करके सब स्टोर करने लगती है और उसकी पानी सागर में चले जाता है और बाकी सब मलबा किनारे जमा हो जाता है। और यहाँ का जो घाट है वो सागर तल के सतह के बराबर हो गया है। तो दूसरी ओर यहाँ कुछ और कहानी है। यहाँ ऊपर से नीचे गिरता है और तेज रफ्तार में इधर पहुंचता है सागर की ओर। तो दूसरी ओर सागर की लहरें भी पहुंचती है और उसको खींच करके वापस लेकर के चली जाती है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि किधर की नदियां एस्चुरी बनाती हैं और किधर की नदियां डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है। लेकिन कुछ नदियां ऐसे भी हैं जो एस्चुराइज डेल्टा बनाती हैं, जैसे एस्चुराइज डेल्टा। अगर आप इसी तरह से एक और लैंड फॉर्म है जिसको कहा जाता है मड फ्लैट्स। मड फ्लैट्स मतलब कि पंक फ्लैट्स।
अब आपसे पूछा जा सकता है कि मडफ्लैट क्या है या किसका टोपोग्राफी है, तो ये भी डिपोजिशनल टोपोग्राफी है या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है जो कोस्ट के द्वारा डेवलप किया जाता है, सागर तट के किनारे विकसित होता है। इसका नाम है मडफ्लैट्स, MUDFLATS, मडफ्लैट्स। क्या होता है मडफ्लैट्स? तो होता क्या है कि मान लो सागर अपने साथ अवसादों को ला करके, वेस्ट को ला करके ये किनारे जब जमा कर देती है परत दर परत, तो उसको कहा जाता है मडफ्लैट्स। पंख फैलाव या पंख सतह, समझ में आया? पश्चिमी तट की एक और विशेषता है रेसिड्यूअल हिल्स, अवशिष्ट पर्वत का मिलना। पश्चिमी तट की एक और विशेषता है रेसिड्यूअल हिल्स या अवशिष्ट पर्वत का मिलना। अवशिष्ट पर्वत, ये विशेष करके, अब आपसे पूछा जा सकता है कि अवशिष्ट पर्वत क्या है, कहाँ पाया जाता है, तो ये विशेष करके महाराष्ट्र के क्षेत्र में, महाराष्ट्र का जो दक्षिणी कोंकण हिल है, महाराष्ट्र का दक्षिणी कोंकण हिल में ये रेसिड्यूअल हिल्स पाया जाता है। पश्चिमी तट में, ये क्षेत्र में, दक्षिणी कोंकण तट में ये क्या है, रेसिड्यूअल हिल्स या अवशिष्ट पर्वत। दरअसल है क्या कि ये जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अपर्दन के कारण जो इरोजन हुआ है, इरोजन होने के कारण सतह के समान या सतह के बराबर पठार है वो बराबर हो गया है। इसका अपर्दन हुआ है और अपर्दन के कारण ये जो मुख्य सतह का क्षेत्र है, स्थलखंड, उसके बराबर हो गया है। तो पता ही नहीं चलता कि ये पठार है कि सतह है या मुख्य स्थलखंड है। तो इसको कहा जाता है रेसिड्यूअल हिल्स, और विशेष करके ये पाया जाता है महाराष्ट्र के दक्षिणी या दक्षिणी कोंकण क्षेत्र में। इसको हिंदी में अवशिष्ट पर्वत या अवशिष्ट पठार कहा जाता है। एक और चीज है यहाँ पे कि आप जब पश्चिमी घाट में जाएंगे तो यहाँ पे लेटेराइट सॉइल मिलता है। लेटेराइट सॉइल, याद रखिए, लेटेराइट सॉइल इक्वेटर के पास में मिलने वाली मिट्टी है। यानी कि अगर आप इक्वेटर के पास का कोई कंट्री है तो इक्वेटर यानी 0 डिग्री के पास का कोई कंट्री है तो उस क्षेत्र में लेटेराइट सॉइल पाया जाता है। लेकिन यहां पे मिलना भारत में एक सोचने वाली बात है कि भारत में क्यों पाया जाता है पश्चिमी तट में लेटेराइट सॉइल। यह अपने आप में एक सवाल है। याद रखिए, लेटेराइट सॉइल तभी बनता है जब जहां पे या इग्नियस चट्टान कन्वर्ट होकर के लेटेराइट सॉइल में तभी बन पाती है जहां पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल हो, यानी जहां उच्च ताप हो और जहां उच्च दर में वर्षा हो रहा हो, वहीं पर लेटेराइट सॉइल होता है। तो आपको पता ही है कि इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों ही एरिया में हैवी रेनफॉल होता है और हैवी या हाई टेम्परेचर भी होता है, इसीलिए यहाँ पे लेटेराइट सॉइल पाया जाता है। लेकिन भारत के पश्चिमी तट में लेटेराइट सॉइल पाया जाना अपने आप में एक सवाल है, ऐसा क्यों है? तो याद रखिए, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट वही है कि भारत कभी 12 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में था, आज पहुंच गया है 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पहुंच गया है। पहले था 12 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में इसका विस्तार था। अब दक्षिण से उत्तर की ओर भारत का प्लेट का गमन हुआ है, गया है। तो इस जाने के क्रम में यहाँ पे जो लेटेराइट सॉइल इस स्थिति में जब पहुंचा था तो भारत के इस क्षेत्र में लेटेराइट सॉइल बना था। लेकिन आज भी लेटेराइट सॉइल यहाँ पे पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे अरेबियन सागर से, अरेबियन शाखा से, ब्रांच ऑफ अरेबियन या अरेबियन मानसूनी ब्रांच से यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वर्षा होता है और टेम्परेचर भी यहाँ का हाई होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में आज भी एग्जिस्ट करता है लेटेराइट सॉइल। समझ में आ गया? तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है या लेटेराइट मिट्टी की विशेषता क्या होती है, कैसे बनता है।
ये भी आप अपने दिमाग में जेहन में रखिएगा। यहां तक कोई डाउट? नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब के सब इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, जो फैक्ट है, जो नाम है वो याद रखिएगा। ये सब के सब अपने आप में क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा पश्चिमी घाट की यात्रा करते हैं। ये तो हम लोग पश्चिमी घाट का ज्योग्राफिकल फिनोमिना देखें, कैरेक्टर देखें, इसका फॉर्मेशन देखें, इसका फीचर्स देखें, ये सब कुछ देखें। अब आइए हम लोग पश्चिमी तट की थोड़ा सा ओवरऑल एक ट्रेवल कर लेते हैं, यात्रा कर लेते हैं कि भारत के पश्चिमी तट में क्या क्या हमको मिलता है, इसकी यात्रा करते हैं। याद रखिएगा कि पश्चिमी तट भारत का सबसे सघन बसा हुआ तट है। पूर्वी तट के तुलना में ज्यादा आबादी यहीं पर है। यहीं पर आपको बड़े बड़े रिलीजियस प्लेस मिलेंगे, धार्मिक स्थल, टूरिस्ट प्लेस मिलेगा आपको, रिसर्च सेंटर मिलेंगे। तो इस तरह से आप देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तट है पश्चिमी तट। अब यात्रा शुरू करते हैं हम लोग इसकी यात्रा कन्याकुमारी से शुरू करते हैं। कन्याकुमारी से कहां तक हमको यात्रा करना है? महाराष्ट्र तक, या आप कह सकते हैं महाराष्ट्र के पुणे तक हम इसकी यात्रा करते हैं। क्या क्या हमको यहाँ पे मिलेगा? तो कन्याकुमारी के उत्तर जाएंगे तो केरल में आपको मिलेगा कोवलम बीच। कोवलम बीच आपसे पूछा जा सकता है कोवलम बीच कहाँ है। तो जब कन्याकुमारी से उत्तर जाएंगे तो आपको मिलेगा कोवलम बीच। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्विलोन मिलेगा। ये भी एक बंदरगाह है क्विलोन। इतिहास में भी यहाँ से मसाले का व्यापार होता था, विशेष करके सॉल्ट पेपर का। आप कह सकते हैं कि काली मिर्च का, लौंग का, इन सब का व्यापार क्विलोन तट से होता था। तो कन्याकुमारी से कोवलम, कोवलम से क्विलोन, और उसके ऊपर जाएंगे। याद रखिए क्विलोन एक डिस्ट्रिक्ट भी है और एक सिटी भी है, टाउन भी है। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे क्विलोन से तो उसके ऊपर मिलेगा एलेप्पी, ALLEPPY, एलेप्पी। ये भी केरल में है एलेप्पी। और उसके ऊपर जाएंगे तो मिलेगा आपको वेम्बानाड झील। वेम्बानाड झील। ये हम लोग देख रहे हैं कि पश्चिमी तट में कौन कौन से महत्वपूर्ण जगह है। अगर आप साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे तो कौन कौन सा क्षेत्र मिलेगा। तो पहले कन्याकुमारी, फिर कोवलम बीच, फिर क्विलोन, फिर एलेप्पी, और उसके ऊपर जाएंगे तो केरला में ही एक नदी बहती है पेरियार। पेरियार एक पेरियार हिस्टोरियन भी थे जो दलित उद्धारक के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने एक पत्रिका लिखी थी कुडियारसु। पेरियार को दक्षिण भारत का अम्बेडकर भी कहा जाता है। वो साउथ के अम्बेडकर हैं। उन्होंने दलित उत्थान के लिए, वो अम्बेडकर कम है, वो कुछ और ही है, क्योंकि उनकी कहानी कुछ थोड़ा सा विवादित है, इसलिए अभी हम कंट्रोवर्शियल है, उधर हम लोग नहीं जाएंगे। तो यहीं पर केरल में ही एक नदी बहती है पेरियार। पेरियार रिवर, याद रखिए पेरियार रिवर कहाँ है? केरल में। उसी के उत्तर में है कालीकट, जहां के राजा हुआ करते थे जमोरी। कालीकट, तो पेरियार के उत्तर में आएंगे तो कालीकट है, कालीकट तट। यहीं के राजा हुआ करते थे जमोरी। इसके उत्तर में है माहे। माहे भी एक पोर्ट है, माहे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। माहे बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि माहे तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी पांडिचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट है।
पुडुचेरी जिसको आज कहते हैं हम लोग, पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, जो तमिलनाडु में है, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है माहे, जो कि केरल में है। अब ये कैसे हो सकता है भाई? तो लेकिन ये है। पुडुचेरी के 3 ऐसे जिले हैं जो अलग अलग स्टेट में है। जैसे माहे केरल में है, उसी तरह से कराईकाल यहाँ पे है। कराईकाल वो उसका तमिलनाडु में है। तो एक और है यानाम, जो आंध्र प्रदेश में है। यानाम, YANAM। अब पुडुचेरी यहाँ है और उसके 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ है, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, इस तरह से, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। और याद रखिए ये तीनों के तीनों ही पोर्ट है, माहे भी, ये भी, और ये तीनों के तीनों पुडुचेरी का डिस्ट्रिक्ट, एक केरल में है, एक तमिलनाडु में और एक आंध्र प्रदेश में है। ना इंटरेस्टिंग बात? इसके ऊपर जाएंगे तो कन्नूर जिला है केरल का, और ठीक इसके ऊपर में आएंगे तो एक नदी है नेत्रावती। यही नेत्रावती रिवर कर्नाटका को केरल से अलग करती है। बाउंड्री है, ये प्राकृतिक सीमा बनाती है। नदी के उस तरफ कर्नाटका है, नदी के इस तरफ केरल है। तो केरल से अगर आप दक्षिण से या साउथ से नॉर्थवर्ड जाएंगे, उत्तर की ओर जाएंगे, तो आपको ये सारे महत्वपूर्ण स्थानों से होकर के गुजरना पड़ेगा। तट की बात कर रहे हैं हम। अगर आप वेस्टर्न कोस्ट के सहारे जा रहे हैं, सागर तट के सहारे बालू पे चलते हुए पैदल जा रहे हैं, तो आपको ये सब कुछ मिलेगा। महत्वपूर्ण नगर, महत्वपूर्ण नदी, ये नेत्रावती नदी मिलेगी। नेत्रावती नदी के दक्षिण में केरल, नेत्रावती नदी के दक्षिण में कर्नाटका। समझ में आया? इसी नेत्रावती नदी के मुहाने पर है मंगलोर। यहां पे ये भी पोर्ट है, मंगलोर। याद रखिए बेंगलोर इनर वार्ड में है, अंत क्षेत्र में है, स्थल पे है, यानी मुख्य सतह पे है। तो मैंगलोर एक पोर्ट सिटी है और ये नेत्रावती नदी के मुहाने पे अवस्थित है। समझ में आया? अब जैसे ही मैंगलोर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा महाराष्ट्र, इसको पहले मिटा दीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगा करवार, जो कि एटॉमिक पावर प्लांट है। जहाँ पे करवार, मैंगलोर से आगे जाएंगे तो यहाँ मिलेगा करवार, जो एटॉमिक पावर प्लांट है। आप कह सकते हैं कि परमाणु विद्युत संयंत्र है करवार में। इसके आगे जाएंगे तो कर्नाटक में एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसका नाम है कैगा। ये पावर प्लांट का भी नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे पाया जाता है। तो इसके ऊपर में जाएंगे कर्नाटक में ही, तो आपको मिलेगा कैगा, KAIG, कैगा। ये भी कर्नाटक में है। तो करवार, कैगा, ये दोनों ही यहीं पर। अच्छा, एक और बात, ये जो करवार है और मैंगलोर के उत्तर में और करवार के दक्षिण में एक नदी बहती है, सारावती या सरस्वती, SARAWATI, सारावती। सारावती नदी कर्नाटका में बहती है। ये सारावती नदी भारत की सबसे बड़ी वाटरफॉल बनाती है, जिसको जोग, गोरसपा और गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। जोग, गोरसोपा और गांधी एक ही है, तीनों का एक ही अलग अलग नाम है। तीनों एक ही है, एक ही जलप्रपात का 3 अलग अलग नाम है। ये करवार और नेत्रावती नदी के बीच में एक नदी छोटी सी प्रवाहित होती है, सारावती, कर्नाटका में, पूरब से पश्चिम की ओर।
और यहीं पश्चिमी घाट पे वो जब नीचे गिरती है तो भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात बनाती है, जिसको कहा जाता है जोग गोरसोपा या गांधी जलप्रपात। जैसे ही इसके ऊपर में जाएंगे आप तो आपको मिलेगा गोवा की राजधानी पणजी। अगर आप इससे कैगा के उत्तर में जाएं तो यहाँ पे है पणजी, जो कि गोवा की राजधानी है। और गोवा के लिए आपको पता ही है कि यहाँ पे दो महत्वपूर्ण नदियां हैं जो एस्चुराइज डेल्टा बनाती है, मांडवी और जुआरी। इसके ऊपर जाएंगे तो आपको महाराष्ट्र मिलेगा, जहाँ पे धारवाड़ और आर्कियन युग की चट्टानें पाई जाती है और जो कि प्रायद्वीपीय पठार के जहां से प्रायद्वीपीय पठार की शुरुआत होती है। गोवा के उत्तर में अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला, और उससे आगे जाएंगे आप तो आपको मिलेगा इसके ठीक पूरब में, रत्नागिरी के ठीक पूरब में यहाँ पे पुणे। और जब वहां आगे बढ़ेंगे तो बॉम्बे मिलेगा, और बॉम्बे के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा दमन। और उससे आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? गुजरात। यहाँ पे मिल जाएगा, दिख रहा है गुजरात। तो ये एक यात्रा आपके लिए जरूरी था, जो कि गुजरात का मैदान है, जिसको हम लोग पश्चिमी तट में शामिल नहीं करते हैं। हमारा पश्चिमी तट की शुरुआत महाराष्ट्र के ताप्ती के मुहाने से शुरू होता है। दमन उसका स्थल बाउंड्री है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा पश्चिमी तट का रेंज है, उसको हमको याद रखना है। और ये एक यात्रा है पश्चिमी तट का। तो पश्चिमी तट से संबंधित ये सारी बातें आपको जेहन में रखना चाहिए। ज्योग्राफिकल फिनोमिना, लैंडफॉर्म्स, रिलीफ, ऊंचावाच, वाटरफॉल, पोर्ट, ये सारी सवाल, ये सब के सब अपने आप में एक सवाल है। और ये जो क्रोनोलॉजी है महत्वपूर्ण जगहों, और भी जगह है लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए हम लोग उसकी चर्चा नहीं की है। हम लोग सिर्फ उन्हीं जगहों की चर्चा की है जो सीधे कोस्ट पे है, तट पे है, पुणे को छोड़ दिया जाता है। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं पश्चिमी तट के हिस्से हैं, और ये सब के सब पश्चिमी तट आकर्षण का केंद्र है। तो हमारे लिए इनको जानना महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं पश्चिमी तट को, वेस्टर्न कोस्ट को आप बहुत बखूबी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। कोई डाउट है, किसी तरह का कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं।